नमस्कार, मैं हूं तृप्ता आर्य। इंडिया जेटी में आप सभी का स्वागत है। आज मुद्दा स्वास्थ्य का। जी हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है और हम अक्सर अलग अलग मुद्दों पर इस प्रोग्राम में बात करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं, जिस विषय को लेकर हम इस पर चर्चा करने वाले हैं, वो एक सोचने की बात है। हम क्योंकि दो देशों की स्वास्थ्य प्रणाली को और स्वास्थ्य की दृष्टि से दोनों देश किस तरीके से अलग अलग है और किस तरीके से काम करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य और भारत, किसी भी देश में स्वास्थ्य का अधिकार जनता का पहला बुनियादी अधिकार होता है। स्वास्थ्य नागरिक ही एक स्वास्थ्य व विकसित देश का निर्माण कर सकता है। जी हाँ, आज इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद रहेंगे। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगी डॉक्टर अलका, जो इंग्लैंड से हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 18 में जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला। और हम पहले भी आप इस मुद्दे पर कई विषयों पर हम आपसे चर्चा कर चुके हैं डॉक्टर अंशुमान के जरिए। और हमारे दूसरे गेस्ट रहेंगे कैंसर सर्जन, एक जाना माना नाम, डॉक्टर अंशुमान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया 18 में। और डॉक्टर वैद्य आनंद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो एक आयुर्वेद से ज्ञाता हैं और ज्ञान देते हैं आयुर्वेद के बारे में कि किस तरीके से भारत इस पर काम कर सकता है। तो डॉक्टर अलका, सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं। डॉक्टर अलका, आपको इंग्लैंड में रहते रहते बहुत साल हो गए, आपने वहां का कल्चर देखा, वहां की स्वास्थ्य सेवाएं देखी, भारत में भी आप रही, वहां पर भी आपने काम किया। किस नजरिए से देखते हैं दोनों देशों को, इंग्लैंड और भारत किस तरीके से अलग है, अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें? थैंक यू। तो अगर मैं बताऊं भारत के बारे में और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बारे में कैसे डिफरेंट है, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वो काफी अलग है। यहाँ यूके में एक लैडर पैटर्न आप कह सकते हैं, और लैडर पैटर्न से ये नहीं मतलब है कि कोई ऊपर या कोई नीचे है, वो है कि कैसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बने हेल्थ केयर सिस्टम का, उसके अंतर्गत उसको वैसे डिफरेंशिएट किया गया है। प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। तो प्राइमरी केयर के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस आते हैं। एक मेन स्टेज पे आप कह सकते हैं, जो कि एक पिवटल रोल जिसको कहते हैं, वो एक जनरल प्रैक्टिस, और उसमें जो मेडिकल और अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं वो रहते हैं, और वो कम्युनिटी लेवल पे मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और जैसे जरूरत होता जाए वैसे सेकेंडरी केयर की तरफ रेफर करते हैं। और यहाँ NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस करके सिस्टम के अंदर ये सब होता है। भारत में शायद इस स्ट्रक्चर की अगर मैं कमी वर्ड यूज कर सकूं तो है, कमी तो किसी चीज की नहीं है। हम अगर चाहें तो वहां से जो इंस्पिरेशन बाहर के लोग लेते हैं, अगर मैं प्राइमरी केयर की बात करूं, ठीक है, शायद किसी किताब में नहीं लिखा हो कि ये इंस्पायर्ड है वहां के रूट लेवल से, बट एक्चुअली भारत के बहुत सारे जो वहां हजारों साल से चले आ रहे हैं, उसको यहाँ काइंड ऑफ इनहेरिट किया गया है इन अ वे। यहाँ बाहर के लोग आए भारत में, वहां से काफी कुछ सीख कर बाहर गए, और वो मुझे क्योंकि दोनों देशों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, तो शायद मैं वो रिफ्लेक्शन देख सकती हूँ। तो उस सिस्टम की थोड़ी जरूरत है भारत में, उसको थोड़ा ऑर्गेनाइजेशनल अप्रोच, अगर मैं ये वर्ड यूज करूँ तो उसकी जरूरत है। डॉक्टर अंशुमान, हम आपसे चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आपने इंग्लैंड से MRCS किया है, आप वहां पे रहे, आपने वहां की जो चिकित्सा पद्धति है वो भी देखी, और भारत में आप काम कर रहे हैं, जाने माने सर्जन हैं। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? क्योंकि कोविड के सामने अगर हम भारत की तुलना करें, जिस तरीके से यहाँ पर प्रिकॉशन लिए गए और जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, इस विषय में हमारी काफी चर्चा हुई कि ये लॉकडाउन क्या सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह था। लेकिन स्थिति भारत की अगर हम और देशों की तुलना में बात करें,
बहुत ज्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं अब। जी, मुद्दा बहुत अच्छा है। भारत और विश्व स्वास्थ्य, इसको समझने की क्या जरूरत है। डॉक्टर अलका ने बहुत अच्छी बात कही कि एनएचएस एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, सिस्टम है, जिसका काम करने का एक तरीका होता है, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस और प्रोसीजर। इसका मतलब है कि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा, कैसे करेगा, और एक्सपर्ट की तरह पे काम करेंगे। उसमें सबसे अहम बात क्या हुई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी केयर की जो बात है, इंडिया में भी ऑन पेपर है, जिसमें पीएचसी, सीएचसी और टर्सरी हेल्थ केयर सेंटर। लेकिन सब जानते हैं, कोई भी आज अपेक्स इंस्टीट्यूट जैसे एम्स या ऐसे अस्पताल या टर्सरी केयर प्राइवेट अस्पताल में डायरेक्टली जाना चाहे तो जा सकता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है। क्यों आप टर्सरी केयर सेंटर पे आप डायरेक्ट बर्डन देते हैं? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि वहां भी, उदाहरण के तौर पे जैसे मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूं, अगर कैंसर का बेसिक डिटेक्शन पीएचसी लेवल पे हो तो डिटेक्टेड केसेज कुछ हद तक ट्रीट हो जाएंगे सीएचसी लेवल पे, और कुछ केसेस को रेफर करना पड़ेगा टर्सरी हेल्थ सेंटर पे, जो कि पूरी तरह से नाकामयाब है। 73 साल हो गए देश को आजाद हुए, और खास बात है, मैं मानता हूं कि जहां भी ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन रहा, एक चीज तो अच्छी मिली कि अंग्रेजी की भाषा उन देशों को मिली, जिसमें हिंदुस्तान भी है और अफ्रीकन कंट्रीज है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी चीजें दी। गुलामी की बात हम जरूर करते हैं, लेकिन आपके पास इंडियन पेनल कोड, एविडेंस एक्ट, लीगलाइजेशन, हेल्थ केयर सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन, इतनी चीजें अंग्रेजों ने दी। अगर ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होते, उनका माइंडसेट ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होता तो नहीं देके जाते। लेकिन उसको क्या हम कैरी फॉरवर्ड कर पाए? नहीं कर पाए। हमने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना के छोड़ दिया। देखिए, स्वास्थ्य का मुद्दा कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। कारण क्यों? ये बेसिक नीड है, फंडामेंटल राइट है एक सिटीजन का, उसको ये चीजें मुहैया होनी चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। डॉक्टर अलका ने जो बताया, एनएचएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सिस्टम है। आज आप देखिए, हिंदुस्तान में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सिस्टम में कोविड ने क्या किया? सिंपली एक्सपोज कर दिया। आपने कोविड की बात कही, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कोविड की क्या बात हुई? नहीं हुई। लॉकडाउन में क्या इतनी तैयारी हमने करी सबकी जांच कर सके? नहीं की। क्या पीएचसी, सीएचसी को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता, हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन, चाइना से ये बीमारी चालू हुई तो हम चाइना से सीख सकते थे, उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन को और टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का ट्रायल डे 1 से स्टार्ट कर दिया था। क्या हमने किया? नहीं किया। फिर हमने क्या किया? कोविड ने आपको एक्सपोज कर दिया आपके हेल्थ केयर सिस्टम को कि लचर हालत है हेल्थ केयर सिस्टम की। एम्स जैसे टर्सरी सेंटर, जिससे ऊपर सो कॉल्ड इंडिया में कोई सिस्टम नहीं है, वहां भी लोग भर्ती होने के बाद आपके मंत्री और नेता प्राइवेट हॉस्पिटल के शरण में जाने लगे। ये दिखाता है मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक आपने अपनी बातों में बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही कि स्वास्थ्य का राजनीतिकरण। क्या आपको लगता है कि कोविड के समय में स्वास्थ्य का राजनीतिकरण हुआ है? जो हेल्थ लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी, जो हेल्थ सुविधाएं हैं, वो नहीं पहुंची, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स, यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल को ज्यादा पूछा गया। जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनकी वजह, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्थिति थी, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। इसको मैं बताता हूं। प्री कोविड एरा में, कोरोना स्टार्ट होने से पहले, स्वास्थ्य कभी मुद्दा भारत का रहा ही नहीं। मतलब इस तरह से नेग्लेक्टेड सेगमेंट रखा गया, इसलिए स्वास्थ्य नेग्लेक्टेड रहा तो डॉक्टर नेग्लेक्टेड रहे। बाई चॉइस, आज के जनरेशन से पूछे कितने बच्चे हिंदुस्तान के डॉक्टर बनना चाहते हैं? बाई चॉइस नहीं बनना चाह रहे हैं। क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं? डॉक्टर नेग्लेक्टेड कम्युनिटी मानी जाने लगी। क्यों? हेल्थ केयर सेक्टर नेग्लेक्टेड कम्युनिटी। इसमें क्या हुआ? नेग्लेक्ट किया आपने, और जीडीपी का सिर्फ 1.2% बजट आप देते हैं स्वास्थ्य के लिए, बहुत कम है। अब छोटे से कंट्री स्वीडन का उठाइए, 9.8% जीडीपी का जाता है हेल्थ पे, तो आपने नहीं दिया। धीरे धीरे लचर व्यवस्था इतनी हुई, जब हम लोग मेडिकल ग्रेजुएट थे, मेडिकल स्कूल में पढ़ते थे, तो जो इलाज कहीं नहीं हो सकता था, उस मरीज को रेफर किया जाता था मेडिकल कॉलेज, और वहां पे उसका इलाज संभव होता था, और पूरी अच्छी तरीके से इलाज होता था।
ये पिछले 30 सालों में कब ये पर्दा गिरा दिया गया और सरकारी संस्थान को लचर हालत में तैयार करके छोड़ दिया गया कि यहां कोई इलाज नहीं हो पाएगा, और इसके आड़ में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पनपने लगे। और टू मच कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम विल लीड टू करप्शन, ये मैं पिछले 20 साल से कहता आ रहा हूं, और ये करप्शन स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ, धीरे धीरे कॉर्पोरेट में एक व्यवसायीकरण हुआ, इसका निजीकरण, निगमित अस्पतालों में जिसको हम कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, उसमें इसका एक व्यापार चालू हुआ। व्यापार क्या होगा, कोई भी इन्वेस्टर जब पैसा लगाएगा तो उसका रिटर्न देखेगा, रिटर्न वो कंपेयर करेगा सिंपली बैंकिंग रिटर्न से, कंपेयर करेगा बिल्डिंग रिटर्न से, प्रॉपर्टी से, रियल एस्टेट से। हेल्थ केयर सेक्टर ऐसा नहीं चलता है। हेल्थ केयर सेक्टर टोटली रेगुलेटेड, गवर्नेंस रेगुलेशन होना चाहिए हेल्थ केयर सेक्टर से, तो इसका रेगुलेशन नहीं हुआ। स्लोली स्लोली आज ऐसी हालत हुई कि जब जान पे आफत आई, तो कोरोना के समय में आपने देख लिया कि बेसिक चीज, कोरोना में इलाज नहीं है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। क्या इलाज था? ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर। अगर बहुत क्रिटिकल केस हो, उसके लिए आपको प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ गया। इमेजिन कीजिए इस देश में स्वास्थ्य की व्यवस्था कहां पहुंच चुकी है कि बेसिक नीड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर या केयर ये उपलब्ध नहीं है सरकारी अस्पताल में। इसका नमूना सबने दे दिया है, आप मीडिया में चलाएं, मीडिया में न चलाएं, दुर्दशा सबने देखी है। और आप लोगों ने, मंत्रियों ने इंडोर्स कर दिया कि प्राइवेट अस्पताल ही एक आपके पास रास्ता है। मरीज के पास क्या बचा रास्ता? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं है, या इंश्योरेंस कंपनी। तो आप धीरे धीरे आपने एक तरह का ये मजबूर कर दिया लोगों को कि अब सरकार के पास कोई भी सामान नहीं है जिससे आपके स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराएंगे। नीदर प्रिवेंशन, मतलब बीमारी का रोकथाम, न इलाज, न आगे की कोई व्यवस्था। तो क्या करेगा इंसान? पहले टैक्स पे करेगा, कुछ पैसे बचाएगा, फिर बीमा कराएगा, फिर प्राइवेट अस्पताल में जाके खर्च कर देगा। ये फेलियर ऑफ द गवर्नेंस एंड फेलियर ऑफ द कंट्री माना जाता है। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट कर रहा हूं, इसमें बहुत मेजर रेडिकल चेंज की जरूरत है, अदरवाइज कंट्री कोलैप्स हो जाएगा, हेल्थ केयर सिस्टम कंट्री का। इस मुद्दे पर अगले जो हमारे तीसरे गेस्ट रहेंगे वैद्य आनंद, जो आयुर्वेद में एक्सपर्ट हैं। वैद्य आनंद, आप किस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ पर मुद्दा स्वास्थ्य का है, और स्वास्थ्य में अगर हम बात करें, आयुर्वेद की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप भारत के स्वास्थ्य को? इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि उदाहरण दिया जाए कोविड का ही, छोटा सा उदाहरण मैं कोविड का लेके चलता हूं। आज कोरोना काल में करीब 7 महीने बाद मंत्रालय को याद आता है और समझ में आता है कि कोविड में शुरुआती लक्षणों में आयुर्वेद काम करने में सक्षम है, और कुछ एक गाइडलाइन जारी की गई, 2-3 दवाओं के नाम जारी किए गए कि इन दवाओं को आप दे सकते हैं किसी एक वैद्य की सलाह लेने के बाद। तो उनको एक तो 7 महीने लग गए। हम लोगों को शुरुआत में उन्होंने एक गाइडलाइन जारी करी थी कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, ये क्लेम नहीं कर सकते कि कोरोना का इलाज किया जा सकता है, या कोरोना के लिए फला फला दवाएं जो है हम आयुर्वेद में दे सकते हैं। यदि ऐसा कोई कहता है या फिर ऐसा कोई करता है, पकड़ा जाता है, तो उसको जेल भी हुई है। 2-4 डॉक्टर आयुर्वेद के जो है FIR हुए, वो जेल भी गए हैं। और आज 7 महीने बाद मंत्रालय को समझ में आता है कि ये कोरोना में आयुर्वेद काम करता है। छोटा सा मैं बताना चाहूंगा कि एक कोरोना में एक लक्षण होता है कि उनके मरीजों के फेफड़ों में ब्लड जो है जमने लगता है, रक्त का थक्का जमने लगता है। उसको उनकी भाषा में माइक्रोथ्रोम्बस बोला जाता है। उस माइक्रोथ्रोम्बस को रोकने के लिए एलोपैथ में, जहां तक मैं जानता हूं, अभी तक कोई दवा नहीं है, या होगी तो हो सकता है मुझे जानकारी ना हो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं जो उस माइक्रोथ्रोम्बस को जमने से रोक देंगी, या फिर जितना जमा है उसी पर रोक दे और बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं। हमारे यहाँ इस तरीके से हमारे शास्त्र को डिजाइन किया गया है। ज्वर होता है, ये वात कफ ज्वर के अंतर्गत आता है। उसके बाद फिर जब इसका कॉम्प्लिकेशन होता है तो एक रोग होता है रक्त पित्त, तो हम लोग उसको कफानुबंधी रक्त पित्त लेके ट्रीट करते हैं और ठीक होता है। मेरे ऐसे कई मरीज हुए हैं जो ठीक हुए हैं। तो इन सब चीजों को निगलेक्ट करते हुए सरकार ने भी निगलेक्ट किया, हम लोगों को पीछे छोड़ा, और बाकी चीजें जो है आगे चलती रही। इस बीच जो है बहुत सारे बाबा लोग भी आए, उन्होंने अपना व्यापार भी करना शुरू किया।
कई सारी दवाएं उन्होंने लॉन्च करी, बीच में कुछ उनके जो है पचड़े हुए, फिर से दवाएं चली, फिर उन्होंने कहा कि नहीं ये कोरोना की दवा नहीं है, लेकिन ये इम्यूनिटी बूस्ट करने की दवा है, ये इम्यूनिटी को बढ़ाएगी। आज आयुर्वेद को एक इम्यूनिटी बूस्टर के लिए ही देखा जा रहा है कि आयुर्वेद की दवा है तो इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, बस इसको सीमित कर दिया गया है व्यापारियों द्वारा। हम चिकित्सक चाह रहे हैं कि हमको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, हम चिकित्सक चाह रहे हैं कि हमको एलोपैथ के साथ सामंजस्य बिठा के करने दिया जाए। हमारी दवाओं भी जो है उसी सीमा तक काम करती हैं जिस सीमा तक उनकी दवाएं काम करती हैं, या फिर कहीं हम उनसे आगे भी हैं या फिर कहीं वो भी हमसे आगे हैं, लेकिन हर व्यक्ति की एक सीमा है। हम चाहते हैं कि हमको भी मौका दिया जाए, हमको मौका ही नहीं दिया गया। तो ये हमारा स्वास्थ्य और जो भारत की जो पैथी कही जाती है कि ये आयुर्वेद जो है भारत की पैथी है, और भारत की पैथी वालों को बैठा दिया गया है कि आप जो है भारत पे जब आपदा आई है तो आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप चुप रहेंगे, आप अगर बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यहां तक गाइडलाइन जारी की गई थी, नोटिस आई थी हम लोगों के लिए मंत्रालय से। डॉक्टर अलका, डॉक्टर अंशुमन वैद्य आनंद जी, चलते चलते मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर अलका, आप कुछ सजेशन देना चाहती हैं स्वास्थ्य को लेकर, क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन वैद्य आनंद जी, डॉक्टर अलका, एक मैसेज दीजिए लोगों को कि लोग जागरूक हो सके। मैंने एक शब्द सुना जो कि मुझे उस पर बहुत बड़ा विश्वास है, बैलेंस, बैलेंस्ड अप्रोच टू लाइफ। हेल्थ का ये बेसिस है, और आयुर्वेद जो सबसे एंशिएंट पद्धति है हीलिंग की, उसमें इस पर बहुत जोर है। और एक्चुअली यहीं से एलोपैथी मेडिसिन भी शुरू होती है। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड कॉन्शियसनेस, उसमें आप स्पिरिचुअलिटी ला सकते हैं या जो भी, इसका बैलेंस ही एक फाउंडेशन बना सकता है हेल्दी बॉडी का, फिजिकली, या हेल्दी लाइफस्टाइल का, या हेल्थ का एज सच। तो इसके लिए एक, अगर गवर्नमेंट टाइम भी लगा रही है कुछ करने में, डॉक्टर अंशुमन जैसे, वैद्य आनंद जैसे लोग और सामने आए थोड़ा स्ट्रक्चर लाने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम में, तब तक लोग एक बैलेंस की तरफ देखें, अपने लाइफ को कैसे बैलेंस तरीके से ले जा सकते हैं। योग की पद्धति जो कि आयुर्वेद का, अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट करिए, आयुर्वेद का योग की पद्धति भी एक उसका एस्पेक्ट है जितना मैं जानती हूँ। तो उसमें यहाँ देखिए ना, यहाँ जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को मेडिकल डॉक्टर्स बोलते हैं यस आप योगा कर सकते हैं, जो कि अंडर सुपरविजन होता है ऑब्वियसली यहाँ के नियमों के हिसाब से, सो दैट कि वो लेडीज कुछ ऐसा पोस्चर ना करे योगा के समय जिससे उनको कष्ट हो सकता है। तो देखिए यहाँ उन सब पद्धतियों को लाया गया है यूके में, वेस्टर्न वर्ल्ड में और बहुत सारी जगहों पे हिंदुस्तान के बाहर। तो वहां ये सब शुरू करनी चाहिए, बैलेंस अप्रोच टू लाइफ। हेल्थ की ये बहुत बड़ी फाउंडेशन है, उससे डॉक्टर अंशुमन, फिजिकल सब कुछ कंटिन्यू। ओके, डॉक्टर अंशुमन क्या कहेंगे? जी, इस पे आज जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा 3 स्तर पे काम करना है, 3 टायर। पहला इंडिविजुअल, दूसरा कम्युनिटी और तीसरा कंट्री लेवल। इंडिविजुअल, आज से हर व्यक्ति ये सोचना चालू करे कि स्वास्थ्य क्या, अपने आप से आत्मविश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें। आत्मचेतना जब आपकी जागेगी, क्रांति होगी। क्रांति व्यक्ति के अंदर होती है, बाहर क्रांति की जरूरत नहीं, सड़क पे उतरने की जरूरत नहीं है। तो क्या आपको सोचना है, स्वास्थ्य क्या है और क्या आप स्वस्थ हैं? अपनी जीवन शैली और दिनचर्या की पूरी तरह एक आकलन करके समझ लें कि स्वस्थ हैं कि नहीं है। दूसरा कम्युनिटी, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल का मतलब यह है कि जो समाज में किसी पार्टी से लेकर अनेक पार्टियां होती रहती है, उसकी जगह अगर हेल्थ पार्टी हो, हर कम्युनिटी ये डिसाइड कर ले कि हेल्थ पार्टी मुझे करनी। हेल्थ पार्टी मतलब वहां पे एक स्वस्थ लोग जमा हो और दूसरों को स्वस्थ करने के तरीके बताएं जो उन्होंने सीखा। और कंट्री लेवल पे स्वास्थ्य को मुद्दा बनाइए। सरकार में बैठे लोग, उनसे मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य को मुद्दा बनाइए, नहीं तो जितने पैसे कंट्री के बर्बाद हो रहे हैं, ये बर्बाद होने से हम रोक सकते हैं अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा। ये मुद्दा बनाइए साहब, नहीं तो ये मंदिर मस्जिद 370 बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। ये जरूरी है, अब ले आइए।
वैद्य आनंद जी, मैं आपके इस चैनल और इस शो के माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि बीमार होने का इंतजार न करें। बीमार होने से पहले ही अपनी दिनचर्या, अपना रहन सहन, खान पान में कुछ जो भी जरूरी बदलाव हो वो कर लें। और ज्यादातर लोगों को पता होता है कि मैं ये जो खा रहा हूं ये मुझे आगे चल के नुकसान करेगा, लेकिन अभी मैं पचा सकता हूं या मैं अभी इसको चला सकता हूं। तो उसको सुधारने की जरूरत है। अगर ये चीजें सुधर जाएंगी तो वो फिर आगे चल के बीमार नहीं होंगे, उनको बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीमार होने के पहले ही सुधार लें। पहली बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, कोई भी दवा, चाहे वो आयुर्वेद की हो, चाहे वो एलोपैथ की हो, होम्योपैथी हो, सिद्धा हो, वो दवा बिना किसी पर्टिकुलर उसी स्पेशलिस्ट से, एलोपैथ की दवा लेते हैं तो एलोपैथ के डॉक्टर से, आयुर्वेद की दवा लेते हैं तो आयुर्वेद के पढ़े लिखे चिकित्सक से जाके पूछ के, समझ के, जान के फिर खाएं। ऐसे ही किसी काउंटर से जाके दवा न लेके खाएं, वो इनके लिए घातक हो सकती है। आयुर्वेद का भी साइड इफेक्ट उतना ही होता है जितना एलोपैथ का होता है, यदि आप अपने मन से उस दवा को खाते हैं तो। डॉक्टर अलका, डॉक्टर अंशुमान, यहाँ पर हमारे पास कई लोगों के फोन आते हैं, क्योंकि पिछली बार जब हमने मुद्दा स्वास्थ्य का किया था तो कई लोगों ने क्वेश्चन किए कि हम डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। तो हम एक नंबर यहाँ पे लोगों को देंगे ताकि कोई लोग आपसे जो क्वेश्चन करना चाहते हैं वो नीचे हमारे क्वेश्चन छोड़ दें और आप उनका जवाब दें। तो हम आशा करेंगे आप दोनों से कि कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उनका एक जवाब बना के लोगों को दें, क्योंकि लोग बहुत पसंद करते हैं कि जाने माने कैंसर सर्जन डॉक्टर अलका जो यूके से जुड़ी हैं, अपना कीमती समय लोगों के लिए निकाले। वैद्य आनंद जी, आपसे भी हम यही उम्मीद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं एक बात यहाँ पर सब लोगों से कहना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमान ने जो कहा है कि हम हर पार्टी को छोड़ के अब एक ऐसी पार्टी को शुरू करें जिसका नाम हो हेल्थ पार्टी, और हमें मुद्दा बनाना है स्वास्थ्य को लेकर। जो राजनीति यहाँ पर की जा रही है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि कोविड के समय में भारत की पोल खुल चुकी है। आप सबका इंडिया 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला। हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार डॉक्टर अलका, डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर वैद्य आनंद पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अलका, हम आपसे फीमेल मुद्दों पर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक, क्योंकि फीमेल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो पूछना चाहती हैं और काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आते हैं और जवाब वो चाहती हैं, क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो पब्लिकली नहीं बोल पाती हैं और पूछना चाहती हैं। तो आपसे हम दोबारा कंटिन्यू रखेंगे इस मुद्दे को। डॉक्टर अंशुमान, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस मुद्दे को लेकर आते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। आप लोगों का जुड़ने के लिए, इंडिया 18 से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।